नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज़ सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं मनीष खुकसाल स्वतंत्र आज विधानसभा चौबट्टा खाल के विकासखंड एकेश्वर के मलेठी में हूं और यहां पर मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप देख रहे होंगे कि लगातार उत्तराखंड की शांत वादियों में गुलदार के जो हमले हो रहे हैं, लगातार इसके कारण गुलदार के जो हमले हैं इसके कारण काफ़ी मौतें भी हो चुकी है। अभी हमने कुछ दिनों पहले सुना कि पौड़ी के पाबो ब्लॉक के निसणी गाँव से एक 5 वर्षीय बालक को भी गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था और हंसते खेलते वो बालक अपने घर को जा रहा था खेलते हुए, लेकिन ये गुलदार ने 5:30 बजे के करीबन उसको हमला करके उसको अपना निवाला बना दिया। वहीं एक मामला कुमाऊं का भी आया है जहां पर 9 वर्षीय बालक को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है। वहीं जो गुलदार है लगातार लोगों के ऊपर हमला तो कर रहा है, लेकिन सरकार अभी भी असंवेदनशील बनी हुई है। सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और कुछ लोग अगर इन गुलदारों को निजात दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं या कोर्ट में पीआईएल डालते हैं या किसी भी प्रकार से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के जाते हैं, उन पर भी सरकार अपना रवैया सकारात्मक नहीं दिखाती है। यही मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे साथ अनुपंत जी हैं जिनके द्वारा एक पीआईएल डाली गई थी। इन जो जंगली जानवरों से जो परेशानियां हैं उनको निजात दिलाने के लिए आइए जानते हैं क्या वो पीआईएल थी और इसमें क्या क्या था। अनुपम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और क्या पीआईएल थी और क्या मामला है ये? सर्वप्रथम तो धन्यवाद आपका कि आप इस बात को अपने मीडियम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि हमारे यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि गुलदार का आतंक है। ये तो बात इसलिए स्पष्ट हो रही है कि मृत्युएं हो रही हैं, लेकिन इस बात को कोई देख नहीं रहा है कि जंगली सुअर से लोगों के खेत बर्बाद हो रहे थे, उससे पहले बंदरों से, और इनसे उन लोगों की आजीविकाएं प्रभावित हो रही थी। मौत केवल जो प्रत्यक्ष रूप में खून से दिखती है वो लोगों को नजर आ रही थी, लेकिन भूखे पेट जो लोग मर रहे हैं उसके ऊपर किसी का ध्यान गया नहीं। परंतु अब तो इसको बोल सकते हैं सभ्यता का बिल्कुल निचला स्तर पे हम लोग पहुंच गए थे, जहां पर आदमी अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अगर उसको कोई गुलदार दिखता है उसे मार नहीं सकता, हथियार आपके पास है नहीं, सब कुछ पहले छीन लिया गया है। अगर उसको वो कहीं से अटैक भी करता है तो जेल जाएगा। तो वो क्या करे, वो अपने या तो पहाड़ छोड़ दे, अपनी जमीनें छोड़ दे, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ दे और भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए नीचे, और या तो वो यहाँ पर रहे और किसी ना किसी दिन उसके बच्चे को या उसको गुलदार अपना भोजन बना ले। यही स्थिति थी। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि देखिए, यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन की बात हो रही थी। रिवर्स माइग्रेशन के तहत ही एक हमारी काकी जब अपना खेतों में काम कर रही थी, उसी समय घर के बिल्कुल पास में आके गुलदार ने उनका गला फाड़ दिया। एक दीनू हमारा बीरों खाल की तरफ में, वो बेचारा सीधा साधा बच्चा, वो अपने घर से 200 मीटर दूर था, उसको बाघ पकड़ के ले गया। और एक तरह से जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लाफिंग मैटर बन जाती है बात कि अरे हमने किसी को 4 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, उसकी ज़िंदगी का सौदा इतने में हो रहा था। तो पीआईएल क्या थी आपकी? पीआईएल इसी विषय में थी कि लगातार 1 साल में 60 तक लोग जो हैं उनके ऊपर आक्रमण हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और सरकार इसको सीरियसली ले ही नहीं रही है। उस मृत्यु का कारण जो है वो बनी रहा है। तो जब हमने कोर्ट में ये पीआईएल उठाई तो सरकार से पूछा गया, जो कोर्ट था उसने पूछा गया है भाई इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, इन लोगों की, उसमें 12 सूत्री मांग थी। तो 12 सूत्री मांग, जैसे कि अभी आपको बताया जाएगा कि 12 सूत्री मांग क्या थी। तो कोर्ट ने जब ये सरकार से पूछा तो सरकार का रवैया इतना ख़राब था कि पहले जब उनको जवाब देने के लिए टाइम दिया गया तो 15 दिन तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद 1 महीना गया, 2 महीने गए, 3 महीने गए, चौथे महीने में मैं आपको दिखा सकता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। उन लोगों का जवाब ये था कि जो पहली हमने मांग रखी थी या पहली जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, इन्होंने बोला जी ये तो पेटिशनर की अपनी इन्फॉर्मेशन है, दूसरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, तीसरी अपनी मतलब ये इस तरह से व्यवहार कर रहे थे कि जैसे गुलदारों का अटैक मानो हुआ ही ना हो। कोर्ट में कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। परंतु अब जो नवंबर में हाई कोर्ट का ने सख्त रवैया अपनाते हुए 40 मिनट के आसपास की बहस जो हुई है, उसमें ये सरकार को हिदायत दी है कि वो एक कमेटी का गठन करें। और वो कमेटी कैसी हो? वो कमेटी ऐसी हो जिसमें कि यहाँ के लोकल लोग हों जो कि उस जगह को जानते हैं, उस बात को समझते हैं या उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, वो उसका एक हिस्सा हो।
अभी तक तो उस कमेटी के बनने का कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। कोर्ट ने ये ज़रूर बोला है कि जब ये कमेटी बनेगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे भी दी जाएगी और मेरे ज़रिए आप लोगों तक भी पहुंचेगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस ऑर्डर के आने के बाद ही हमारा राठ में जो बच्चा है वो मारा जाता है और उसके बाद ही कुमाऊं में एक और अटैक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये PIL कितनी इंपॉर्टेंट थी और इसके बाद जो कोर्ट का ऑर्डर था वो कितना इंपॉर्टेंट था। देखिए, इनका कहना है कि PIL के बाद कोर्ट ने ज़रूर एक कवायद की है कि इस पर एक कमेटी बननी चाहिए, लेकिन जो सरकार के द्वारा कमेटियां बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं संदेह का घेरे में होती है, क्योंकि सरकार अपने द्वारा चिन्हित लोगों को वहां पर उस कमेटी में ले लेता है। अब कितना निष्पक्षता से इस कमेटी को बनाया जाए जिसमें कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रखा जाए, ना कि जो देहरादून में रहता हो या दिल्ली में रहता हो और उसका केवल वोटर आई कार्ड गाँव का हो, उसको उस कमेटी में रख करके उसके बाद इतिश्री कर दी जाए कि यहाँ पर गुलदार का कोई अटैक नहीं है। इस पर भी कार्य होना है। मेरे साथ सुधीर सुंद्रियाल जी हैं, उनके साथ एक हमारे जो यहाँ पर उद्यमी हैं उनसे भी बात करेंगे, नरेश बडोला जी, नरेश सुंद्रियाल जी, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले सुधीर सुंद्रियाल जी से हम 12 सूत्रीय मांगों के बारे में जान लेते हैं कि क्या 12 सूत्रीय मांगे थी। धन्यवाद आपका। जब हमें ये लगा कि इसका लगातार नुकसान हो रहा है और केवल इंसानों का ही नहीं है, सबसे बड़ा इंसान तो मवेशियों का हो रहा है। मुझे लग रहा है अगर वो सब कुछ दर्ज हो तो ये कई हज़ारों में हो जाता है कि एक साल में कई हज़ारों पशुओं का, भेड़ बकरियों का इनका नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से आज की डेट में पलायन भी होने लगा है। हमारे पास तो एक गांव जनशून्य हो गया है केवल गुलदार की वजह से। तो जब सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, बार बार DM SDM लेवल तक जब हमने दिया और कोई आश्वासन नहीं मिला, तो फिर हमने एक 12 सूत्रीय मांग पत्र बनाया था, जिसे हम मुख्यमंत्री से लेके पक्ष विपक्ष के हर एक नेता को दे चुके थे। हमारी मांगे ये थी कि सर्वप्रथम जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उनके आसपास कि लगभग 100 मीटर दूरी तक कोई भी झाड़ झंकाड़ कुकाट जो भी है वो साफ़ करवाया जाए, क्योंकि अब आजकल लोग हैं नहीं और लोग ना होने की वजह से जो 2-4 लोग बचे भी हैं तो जंगली झाड़ियों से घिरे हुए हैं। आज जंगली जानवर को ये पता नहीं कि हम जंगल में हैं या ग्रामीण बस्ती में हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है जंगली झाड़ियों का। तो सर्वप्रथम लगभग 100 मीटर के आसपास की जितनी भी झाड़ियाँ वो साफ़ करवाई जाए। दूसरा, जितने भी हमारे ऐसे मार्ग हैं जैसे विद्यालय का, अस्पताल का या एक गाँव से दूसरे गाँव जाने का, उन मार्गों की झाड़ियाँ साफ़ करवाई जाए। जैसे अभी पावो का उदाहरण है, तो लड़का जो है रास्ते में ही उसे गुलदार ने पकड़ लिया था और ये गुलदार कहीं भी छिप जा रहे हैं, झाड़ियों में छिप जा रहे हैं। विशेषकर 3-4 किस्म की झाड़ियाँ थी, उनको भी साफ़ करने के लिए हमने कहा था कि जैसे लेंटाना हो गया, मक्का मोना जिसे यूपेटोरियम कहते हैं, और गाजर घास हो गई हैं, इन घासों को तेज़ी से ख़त्म करवाया जाए, नहीं तो ये हमारा जैव विविधता भी ख़त्म कर रही है और ये जंगली जानवरों के लिए एक ऐसगाह भी बनी हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में जो ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें ग्राम सुरक्षा, जालीनुमा ग्राम सुरक्षा घेर बाड़ दी जाए ताकि गुलदार का रास्ता वहाँ बंद हो जाए। हमने ये भी कहा था कि लाइसेंस प्रक्रिया आसान की जाए। अगर कोई सक्षम आदमी है और वो लाइसेंस लेना चाहे तो कम से कम वो आत्म सुरक्षा में कुछ नहीं तो फायर करके और उसे जंगली जानवर को भगा सकता है। साथ ही हमने ये भी कहा था कि हमारी जो वो मांगे हैं उन मांगों में जो मुआवजा है, आज सरकार क्या कर रही है कि बड़ी निश्चिंत हो रखी है। अभी कुछ टाइम पहले हमारे ये मित्र नरेश सुंदरियाल जी, इनकी गाय को मारा था तो 10-12 हज़ार में 85,000 रुपये की गाय और वो 10-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो लोग जो है बड़े मायूस हो जा रहे हैं। ऐसे आदमी का हर्जाना मुश्किल से अब 3 से मुझे लग रहा है 4 लाख है। तो अगर ये हर्जाने बढ़ाए जाएँ, क्योंकि परिवार का मेन आदमी जो कमाने वाला, सब कुछ करने वाला वो है, और उसी को गुलदार ने खा दिया तो ये फिर कोई बात बनती नहीं है। तो इस तरह से हमारी 12 मांगें थी जिन पे हम लगातार प्रयासरत हैं और बड़ी खुशी की बात ये हुई कि इन्हीं मांगों को लेकर के अनुपंत जी ने जनहित याचिका लगाई है। अब सरकार से तो नहीं पर न्यायालय से, माननीय न्यायालय से उम्मीद है कि शायद वो इन मांगों पे सोचे और कुछ हमें परिणाम दिखने को मिले। एक बात और मैं इसमें, जैसे कि आपने देखा कि 12 सूत्रीय मांगे, सब मांगे जायज़ हैं और सरकार उन पर कर सकती है। कुछ अनुपम जी कहना चाहते हैं, हम उनसे भी संज्ञान लेंगे। जैसा कि सुधीर सुंदरियाल जी ने अभी बताया कि जंगली जानवरों द्वारा जो पशु हैं हमारे, जिसके ऊपर हमारी आजीविका निर्भर है, उनका भी बड़ा नुकसान हो रहा है। एक बात मैं आप और बताना चाहता हूँ दर्शकों को इस मामले से, और शायद यहाँ के जितने दर्शक हैं उनको पता भी होगा। 2018-2019 से कई केसेस ऐसे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिनके पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। जानवर मारा गया, पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। हालात इतने बदतर हैं कि जब हम रेंजर के पास इन लोगों को लेके गए तो उन लोगों को टेढ़ी निगाह देख के बोलते हैं कि तुम अपनी गायों को बाहर छोड़ देते हो घूमने के लिए, जिसकी वजह से अब आप, इसका मतलब कि आप अपने खेतों में अपने गाय को, पशु को, जो कि हमारा तरीका है, चराने का तरीका है, वो नहीं कर सकते।
अगर करेंगे तो अगली बार हम तुम्हारी एप्लीकेशन भी नहीं रखेंगे। और उस एप्लीकेशन का करना भी क्या है, वो एप्लीकेशन करीब करीब 2 साल से पड़ी हुई है और उसका पैसा मुआवजा उन लोगों को नहीं मिला है। उसका रिजल्ट ये हुआ है कि वो लोग अब उठकर देहरादून या दिल्ली जैसी जगहों पर छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये मासिक में अपने घर का गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि वन विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि आप अपने मवेशियों को अपने चारा के लिए, चारागाह के लिए, उसके लिए मत भेजिए और चारा पत्ती वो आप वहाँ से नहीं ले सकते। कितनी बड़ी बात, पुरानी परंपरा थी, पहले से ये सारे काम होते थे और पहले इस प्रकार के अटैक गुलदार के नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि अब सरकार द्वारा कहीं ना कहीं गुलदारों को उत्तराखंड के पहाड़ों में छोड़ा जाता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है और लगातार लोग इस बारे में भी बोलते हैं। सुधीर सुंद्रियाल जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या गुलदारों को यहाँ छोड़ा जाता है? हाँ, हमें तो यही लगता है, क्योंकि एक तो इनके पास पिंजड़े हैं नहीं, गुलदार पकड़े ही नहीं जाते। अगर कोई गुलदार इन्होंने पकड़ भी लिया है तो अब ये छोड़ेंगे कहाँ? जहाँ इन्हें छोड़ना है वहाँ पहले ऑलरेडी जो है एडवांस में पहले से ही जो है वो ज़्यादा है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है, तो फिर वो छोड़ देते हैं। या छोड़े ना भी, वहाँ ले जाएं तो 2 या 3 दिन बाद वहाँ का दरवाज़ा खुल जाता है। और गुलदार की एक खासियत ये है कि ये अपने पुरानी जगह पर 250, 300, 400 किलोमीटर तक भी ये अपनी पुरानी जगह पर आए। अगर माना ये ले भी गए हैं यहाँ से और कार्बेट पार्क में अगर इन्होंने छोड़ भी दिया है तो कार्बेट पार्क से फिर वो वापस आ जाएगा। तो इनका तो एक ही इलाज है कि अगर हमें एक अच्छे अनुपात में देखना है, सबको बैलेंस करना है, मानव अस्तित्व के लिए जानवर भी जरूरी है, लेकिन अगर उसकी भी एक सीमा होती है। हम इंसानों की नसबंदी करवा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, क्योंकि अगर इंसान भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी खतरनाक है ना। तो गुलदार की क्यों नहीं होनी चाहिए? हैरानी की बात यह है, आज तक जब RTI लगवाई गई तो हमें ये मिला कि गुलदार की कोई आज तक गणना ही नहीं हुई है। बाघ की गणना हुई है लेकिन गुलदार की कोई गणना नहीं हुई है। गुलदार को नियंत्रित करने का इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है। बस इनका ये है कि पहाड़ से आवाज़ कम आती है, भोले वाले लोग हैं। मुझे लगता है 1% भी मवेशियों का जो नुकसान होता है और रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो कहीं रजिस्टर ही नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उनकी 2000 या 5000 की भेड़ को जो है गुलदार ने खा लिया है तो वन विभाग के चक्कर काटने में ही इतना रुपया खर्च हो जाएगा और उसका मिलना कुछ नहीं है। 1500-1600 रुपये देंगे, बाकी कुछ होगा नहीं। ठीक है, हमारे साथ एक ये भी है कि इतना बड़ा, मतलब एक काम ऐसा होना चाहता है कि हर ग्राम स्तर पे पिंजड़े लग जाने चाहते हैं, लेकिन एक वन जो रेंज ऑफिस है उसका क्षेत्रफल लगभग एक विधायक के क्षेत्रफल के बराबर है और वहाँ एक ही पिंजड़ा मिलता है। अगर पिंजड़े भी ज़्यादा लग जाएं तो कुछ ना कुछ ये हो कि भाई लोगों को भरोसा हो कि नहीं भाई यहाँ के आसपास का जो गुलदार है वो पकड़ा गया और कहीं छोड़ा गया है, लेकिन ये भी नहीं है, जो कि एक पिंजड़ा बिल्कुल। जो मवेशियों की बात है, उनको जो मुआवजा दिया जाता है, उसके एक प्रत्यक्ष उदाहरण जैसे कि आपने बताया कि सुंदरियाल जी की एक गाय थी, कब वो गाय मारी गई थी और अब तक मुआवजा की स्थिति क्या है, उनसे हम जान लेते हैं। कब? हाँ, नमस्कार जी, मैं नरेश सुंदरियाल पिछले 2 सालों से डेयरी का काम कर रहा हूँ। और गुलदार का इतना खतरा है कि गाय तो बहुत छोटी बात है, उसमें कम से कम 2 इंसानों के हमारी डेयरी के आसपास ही नाखून मार दे, जिसमें से एक लड़का था हमारे साथ जो काम करता था, उसके पाँव पे भी नाखून मारे गए। और अभी हाल में ही 15-20 दिन पहले ही महिला को उसने नीचे वाले खेत में गिरा दिया, जिसमें उसके नाखूनों के निशान आए थे अभी। और आपकी जो गाय थी, गाय गुलदार द्वारा मारी गई थी? गाय भी मारी गई, जिसमें कौन से सन में? अभी पिछले साल। अभी तक मुआवजा मिला नहीं मिला? मुआवजे की तो कोई बात ही नहीं है, मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन गुलदार का इतना खतरा है उस एरिया में कि वो गाय जैसे मुर्गियां तक भी मार रहा है। और ये बहुत शर्म की बात है कि मुआवजा जैसे सरकार बोलती है कि हम तुरंत मुआवजा देते हैं, उस पर मुआवजा अभी तक आपको मिला नहीं? मुआवजे की कोई बात नहीं हुई है, नहीं मिला है। ये देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि सुधीर सुंदरियाल जी का कहना है कि गाय मारी जाती है लेकिन असंवेदनशीलता सरकार की ऐसी है कि अभी तक मुआवजा भी उनको नहीं मिल पाता और लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का जो अटैक है लगातार बढ़ रहा है। इसको निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब आगे देखा जाएगा, जो PIL है, PIL में कमेटी बनती है, क्या उस पर होता है। लगातार हम इस खबर को अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे और जब तक यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ों की वादियों में गुलदार से निजात नहीं दिलाया जाएगा तब तक हम लगातार इस पर आपको फॉलोअप देते रहेंगे। मनीष खुखसाल, स्वतंत्र, विधानसभा चौबट्टा खाल के मलेठी से।
अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए